ये अमेरिका है। ये वही जगह है जहाँ हिंडनबर्ग जी रहते हैं। ओह, किस्मत से ये रहा उनका ऑफिस। आइए उनसे मिल लिया जाए। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप हिंडनबर्ग हैं? वैसे आप कौन सर? जी मैं जानी भाई। माफ़ कीजिएगा, अदानी भाई? नो 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 नो, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। मैं उनका राइवल हूँ, छोटा बिजनेसमैन हूँ थोड़ा। मैं जानी भाई हूँ। सर आप कौन हैं? माफ़ कीजिएगा जानी भाई, आपने बोर्ड कायदे से नहीं पढ़ा। मैं हिंडनबर्ग नहीं, हिडनबर्ग हूँ। वैसे मेरा काम भी हिंडनबर्ग जैसा ही है। ओहो, तो सर क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानी भाई, पर हमारा काम थोड़ा डिफरेंट है। क्या हिडन भाई? डिफरेंट ये है कि हम स्वयं को राष्ट्रवादी और ईमानदार कहने वाली कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं बनाते। तो फिर किसके खिलाफ बनाते हैं रिपोर्ट हिडन भाई आप? अरे हम लोग तो बेईमान कंपनियों की मदद करते हैं। हमारा काम हिंडनबर्ग जी के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए हमारा नाम हिडनबर्ग है। तो ओहो, तब तो मैं बहुत सही जगह आया। मेरी एक मदद कर दीजिए हिडन भाई। हाँ हाँ बोलिए, कुछ ऐसी रिपोर्ट बना दीजिए कि मैं अपने कर्जों से मुक्ति पा जाऊं। जानी भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? आप कुछ शेयर मार्केट में अपनी बेच दीजिए और कर्जा चुका दीजिए। हिडन भाई, ये तो मुझे पता है और मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की बात है। मेरे शेयर्स जो है ना, वो बहुत ही ओवर वैल्यूएटेड है और जिसको मैंने अपनी सेल कंपनियों से ओवर वैल्यूएट कर रखा है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं इसे पब्लिक में लेके जाके बेचूं और ना बिके, उतना रिस्पांस ना मिले, तो मेरे पूरे शेयर डाउन हो जाएंगे, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए हिडन भाई। जानी भाई, आपके कितने शेयर हैं? जी मेरे 100 शेयर हैं। जानी भाई, कितने शेयर मार्केट में हैं? जी 30 शेयर। एक शेयर की ओरिजिनल कीमत कितनी है? सही वैल्यूएशन कितना है जानी भाई? हिडन भाई 1000 रुपये। और मार्केट में इस समय आपके शेयर की ओवर वैल्यूड होने के बाद कितने पैसे हैं? जानी भाई, हिडन भाई, ये एक शेयर की वैल्यू है ओवर वैल्यूड स्थिति में 4000 रुपये। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए हिडन भाई। जानी भाई, आप ये बताइए, आप अपनी कंपनियों पे कब्जा कब तक बरकरार रख पाएंगे? जब तक मेरे पास हिडन भाई 50% शेयर हो। तो जानी भाई, इन 50% शेयर को तो आप कभी बेचेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आफत कुछ आ गई, कुछ परसेंट इधर उधर हो गए, तब क्या होगा जानी भाई? हिडन भाई, तो कंपनी हाथ से चली जाएगी, मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में हो जाएगा, काला सफ़ेद सब मेरा सामने आ जाएगा। तो जानी भाई, तो आप 10% शेयर, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी के लिए भी और रखोगे। हाँ हाँ हिडन भाई, तो मतलब 60% शेयर आपको हमेशा रखना ही है जानी भाई अपने पास। जी हिडन भाई, तो ये 60% शेयर की कोई भी वैल्यू हो, 1000 वैल्यू हो, 10 रुपये वैल्यू हो, 4000 वैल्यू हो, 8000 वैल्यू हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो कभी बिकेंगे ही नहीं। ये तो बात आप बराबर बोल रहे हैं हिडन भाई। तो जानी भाई, हम एक रिपोर्ट निकालते हैं। वो रिपोर्ट आपके शेयर्स को 85% ओवर वैल्यूड बता देगी। तो उससे क्या होगा हिडन भाई? उससे ये होगा जानी भाई कि जो मार्केट में आपके 30% शेयर जो दूसरे के पास है, जिसमें से 20% आपकी सेल कंपनियों के पास है, तो टोटल ये जो एक शेयर की जो ओवर वैल्यूड कीमत है 4000 रुपये, और टोटल जो पैसा है वो करीब करीब बनता है 1,20,000 रुपये।
तो जब हम इसको 85% ओवर वैल्यूड बता देंगे तो इनके दाम गिरना चालू हो जाएंगे, लोग मुनाफा निकालने लगेंगे। हिडन भाई तो उससे हमें क्या फ़ायदा? अरे जानी भाई, जो मुनाफा निकालने की शुरुआत होगी वो आपकी शेल कंपनी ही चालू करेंगी। ओह, मैं समझ गया। तो मतलब 1,20,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे? हाँ, ज़रूर मिल जाएंगे। 1,20,000 रुपये आपको उतने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका आधा ज़रूर मिल सकते हैं। पक्का? हाँ, ऐसा इस तरह से होगा कि जब अफरा तफरी मचेगी तो शेयर के दाम गिरने लगेंगे, तो आपकी शेयर कंपनियां वो मुनाफा उठाती रहेंगी। तो मोटा मोटा आपको जानी भाई 60,000 रुपये इससे मिल जाएंगे। आपकी कंपनी में लोन कितना है जानी भाई? जी 10%। 10% मतलब 4 लाख का 10% मतलब 40,000। आपको कितना पैसा मिल रहा है? 60,000। तो आप ये कर्जा चुका देना। पर ये आप चुकाना क्यों चाहते हो जानी भाई अभी जल्दी क्यों? क्योंकि हिडन भाई आने वाले समय में मंदी बहुत आने वाली है, और जिन धंधों में मैंने पैसा लगाया है वो मंदी से उतना रिटर्न आएगा नहीं, तो बोझ बढ़ता जाएगा, डिफ़ॉल्ट होने की संभावना हो जाएगी हिडन भाई। ओ, तो ये आपको रास्ता मैंने बता दिया। लेकिन हिडन भाई मेरे शेयर तो फिर मात्र 15% पे ही रह जाएंगे, मेरे 15% ही उसकी वैल्यू रह जाएगी, मतलब 60,000 ही रह जाएंगे। लेकिन मेरी ओरिजिनल वैल्यू तो पूरी कंपनी की जो मार्केट में भी है वो 1 लाख की है। अरे जानी भाई, इस 60,000 रुपये में आप 40,000 रुपये से कर्जा बैंकों का पाड़ देना, और जो 20,000 रुपये है उसको क्या बोलते हैं, आप एक्सपोर्ट को में दिखाकर, इन्हीं कंपनियों को फ़ायदा दिखाकर आप 20,000 रुपये से आप अपने शेयरधारकों को जो भी रहेंगे उनको प्रॉफिट दे देना। तो इससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन पॉजिटिव हो जाएगी, और जो वैल्यूएशन 15% पे आ गया है वो 30-40% खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन फिर भी तो मुझे नुकसान है हिडन भाई। अरे आगे का काम तो आपकी जो शेल कंपनियाँ हैं वो तो कर ही लेंगी, प्लस हम कुछ समय बाद आप ही की कंपनी के लिए जानी भाई एक बढ़िया रिवॉर्ड भी निकाल देंगे। तो फिर से आपकी कंपनी के शेयर्स उसी तरह फिर बढ़ जाएंगे, और इस बीच आपके जितने भी ये कर्जे पर्जे हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने नाटक बनाया था इसका एक क्लू मुझे आलोक अड्डा जी का जो प्रोग्राम सत्य हिंदी पे आता है उसमें जो आलोक जोशी जी और राजीव रंजन सिंह जो फॉर्च्यून इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी जो करते हैं, तो उनके बीच जो बातचीत हुई तो उनसे भी मुझे कुछ इस एपिसोड के लिए क्लू मिला। अच्छा, इसको ज़्यादा आप सीरियस ना लीजिएगा, ऐसे बेतुकूल थोड़ा डिप्रेशन का माहौल है, तो लोगों को थोड़ा सा हंसाने बुलाने के लिए मैंने ये नाटक तैयार किया था। क्योंकि मार्केट में हिंडनबर्ग को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि ये इंडिया पे हमला है, ये सब है, फला है, ये सब चीज़ है। तो मैंने कहा कि भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है तो हम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना नहीं पाएंगे, और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सच तो कभी पता नहीं होता, लेकिन हम फैंटेसी थ्योरी ज़रूर है आपको एक सुना देते हैं। अच्छा हाँ, उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। जो राजीव रंजन जी से जो बातचीत हुई है आलोक जोशी जी की, उसमें 2 चीज़ें बहुत ख़ास जो उभर के सामने आई वो थी कि जो अदानी जी ने FPO अपना लॉन्च किया था, तो उसको जो बड़े बड़े लोगों ने सब्सक्रिप्शन उसको लिया, वो मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर जाके भी ले लिया। तो इस पे थोड़ा सा राजीव रंजन सिंह जी थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। तो शायद उनका वो खुल के नहीं बोल पाए, लेकिन मैं तो आम दर्शक हूँ तो मैं शायद उनका इशारा कहीं ना कहीं सेल कंपनियों की रोल की तरफ जैसे होता है कि वो मार्केट में शेयर की रेट बढ़ा देते हैं, तो वो लेकिन पर्दे के पीछे से करते हैं। यहाँ जो भी लोग थे अदानी जी के जो कि मित्र यार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो तो मतलब फ्रंट से ही वो
वैल्यू उसकी जो ज़्यादा वैल्यू थी जो ऑफर वाली मार्केट से ऊपर, उस पे लिया था। तो कहीं ना कहीं वो इसको इस सेंस में हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन हिंडनबर्ग ने किया उसके कारण जो मार्केट अभी जस्ट थोड़ा सा गिर गई थी, उससे उन लोग सहमत नहीं थे और उन्हें विश्वास था कि आगे अदानी जी के शेयर फिर से ऊपर उठेंगे। शायद इसलिए एफपीओ की मदद में उन्होंने एक प्रमोटर की तरह ये काम किया। लेकिन फिर इसकी सीमाएं कहाँ ख़त्म होंगी और फिर ऐसा चलने लगेगा तो फिर मार्केट का मतलब मार्केट शायद हुई हो पाए। तो इस विषय में सेबी और आरबीआई, सेबी को कम से कम सोचना चाहिए और खुद पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी, जिनके रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं। जो दूसरा प्रश्न एक ये आया था कि अच्छा हाँ चलिए ये सब प्रश्न छोड़िए, तो अब माहौल थोड़ा सा क्या है कि अदानी जी के कुछ शेयर्स जैसे पोर्ट्स हैं और एक आध शेयर और हैं जो कल बढ़े। तो एक्चुअली में अदानी जी काफ़ी पोर्ट्स ले भी रहे हैं, उनके बहुत सारे एसेट्स भी हैं और पावर ट्रांसमिशन में भी उन्होंने बहुत मतलब काम धाम बढ़ाया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी बहुत शेयर्स हैं। तो इन कंपनियों के शेयर्स जो हैं कोई जो भी नहीं आप ऊपर इम्प्रूव करेंगे, जैसे कल इम्प्रूव किया था। और उन्होंने जो मार्केट में जो कल उन्होंने एक बहुत अच्छा मार्केट शुरू होने से पहले जो निकाला कि हम जो 2024 में जो हमारा कर्जा है उसको हम पहले ही देने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेसिकली वो उतना बेच नहीं पाए होंगे, तो बहुत नुकसान अब तक हो चुका होगा। तो अब इतना नुकसान हो चुका है तो अब बेच लेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा। तो मेरी जो अगर सलाह है, वैसे सलाह देनी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये है कि अदानी जी के साथ जुड़े रहिए। मेरी उम्मीद है कि अदानी जी के शेयर फिर से बाउंस बैक करेंगे और जिस हिसाब से वो मेहनत कर भी रहे हैं। और मेरी थोड़ा एक सलाह अदानी जी से ये भी है कि ज़मीन पे भी कुछ ऐसे सिग्नल देने की कोशिश करें कि कंपनी जो उड़ती हुई नज़र आए। जैसे हिमाचल में उनके जो 2 प्लांट बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, ट्रक ड्राइवर से लेकर ढाबे वाले से लेकर इत्यादि लग। तो अगर वो सीमेंट के प्लांट वो जब एफपीओ वापस कर सकते हैं ताकि लोगों का, इन्वेस्टर का हित बच सके और बैंक इन बुरी परिस्थितियों में भी बैंक का लोन जल्दी देने को है, तो क्यों नहीं एक जनहित का काम कर लिया जाए कि वहाँ हिमाचल के जो 2 प्लांट है और जो 25-40 हज़ार लोगों का रोज़गार दिक्कत में आ गया है वो फिर से चलने लगे। तो उस प्लांट को अगर वो फिर से चालू करने को, तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। खैर ये सब तो चलो मार्केट की और ये सब बातें हुई, लेकिन जिस हिसाब से मैं एक बात बताना ये चाहूँगा कि देखिए शेयर मार्केट तभी स्टेबल हो पाएगा जब ज़्यादा रिटेलर्स जुड़ेंगे। पहले के समय में रिटेलर्स लोग 10-15 साल पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो भी वो शेयर बेचारे ले लेते थे अलग अलग कंपनियों के। अगर टाटा रिलायंस ये सब के नहीं लिए हुए हैं तो पता लगा जो भी लेते थे ज़्यादा कंपनियां वो डूब जाती थी, मात्र जो अच्छे वाले वही बचते थे, लॉन्ग टर्म के लिए लेते थे। आज क्या हो गया है कि कम्युनिकेशन इतना तेज़ है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हो गए हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो छोटा प्रॉफिट देखते हैं। और उसमें भी वो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो मान लीजिए कि अच्छी कंपनियों में जैसे टाटा है, रिलायंस है या स्वयं अदानी जी की कंपनियां हैं, इसमें अगर लगाते भी हैं तो अगर इस तरह का इतना तेज़ मार्केट अप डाउन अगर जैसा हमने देखा अदानी जी के केस में वो मात्र एक रिपोर्ट के जरिए हो गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण, तो ये रेगुलेटर्स की भी जिम्मेदारी है जो चाहते हैं कि मार्केट हमारा जो रहे वो सुचारू रूप से चलता रहे और रिटेल इन्वेस्टर्स खूब सारे जुड़े रहे और हमारा जो कि इतनी बड़ी आबादी है उतने तो वो लोग और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए ताकि इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। तो उनको जो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो रिस्पॉन्स था वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लेट दिखता है। और इसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो भी क्वेश्चंस उठाए हैं मनी ऑर्डरिंग के हैं, हवाला के हैं या अकाउंटिंग से संबंधित है, ओवर वैल्यूएशन के हैं, तो इस पे कमर कसते हुए इस पे जांच तो मेरे ख्याल से जल्द से जल्द शीघ्र बनती है। वो एक अलग विषय है, उसमें क्या निकलता है क्या नहीं, ताकि मार्केट और मजबूत हो सके और रिटेलर्स हमारे जो यहाँ के हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि हमको फॉरेन फंड्स में और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।